कहते हैं लकली जो है बहुत सही टाइम पे लाइट है चला। देखो रोशनी जो है ना तो बड़ी अच्छी चीज होती है। अब आवाज आ रही होगी आप सभी को, आवाज नहीं आ गई तो कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ाई में चल रहा। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर हो, तो कारण है कि सब कुछ हमको साफ साफ देख रहा है ना। तो 10.1 हुआ जरूर, अब सही है इसका। फिलहाल आज हमने बात किया था कि आर्टिकल 13 के बारे में आपको बताएंगे। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि जो आर्टिकल 13 है उसको हम 32 से भी जोड़ेंगे, है ना। तो जब 12 आप पढ़ लिए, आज 13 पढ़ लेंगे, 32 से कनेक्ट कर देंगे, 35 पढ़ा चुके हैं और 34 भी पढ़ा चुके हैं। 368 में मूल अधिकार को कहां से जोड़ना है वो बता चुके हैं। तो जरा देखिए कि आप इधर से 12-13 हो गया, उधर से 32, 33, 34 वगैरह हो गए, और फिर सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार, और केवल मूल अधिकार का अध्ययन भी कर लें, केवल मूल अधिकार जान लें। जैसे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जान लें, 19 से लेकर के 22 तक जान लें, 23-24 जान लें, 25 से 28 जान लें, और ऐसे करके आगे मतलब अपना बढ़ते हुए चलते रहे। तो आप देखेंगे कि 29-30 जान लीजिए, उसके बाद फिर उसके बाद 31 मूल अधिकार जो संपत्ति का था उसको हटा के लीगल राइट कर दिया गया 300 कॉम। फिर 32 बता ही दी, उसके बाद बता ही दी, 35 बचा है, थोड़ा जिक्र कर लेंगे। तो जितना बात हम आपको समझाए अब तक मूल अधिकार भाग 3 के भीतर, हमने पूरा घेरा बना दिया है, जहां से मूल अधिकार में आप लिखने के बाद अंक नहीं पाते और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो प्री में उसको गलत कर दिया। हमने लिखने में जहां गलती करते हैं, जहां आप लिख के तो आते हैं, आपको लगता है लिखे थे नंबर नहीं मिला, और जिस प्रारंभिक परीक्षा में मूल अधिकार में सोचते हैं कि ये फलाना डिब्बा, मैं ये नहीं कहता कि उसमें सवाल नहीं, बट ये जो चीज है इसकी वजह से वो सवाल अब सही होंगे। आप 12-13, 32, 33, 34 ये सबका विस्तृत नॉलेज के बाद भीतर के जो तथ्यात्मक और अवधारणात्मक ज्ञान है उसके मद्देनजर आप देखेंगे तो आपकी जो ज्ञान है ना वो तुलनात्मक किसी भी मूल अधिकार से पढ़ने वाले से ज्यादा आप सही करेंगे। और अंक भी मुख्य परीक्षा में लाएंगे। मुख्य परीक्षा में अंक डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, पूछता क्या है। अगर किसी चीज का प्रश्न का भाव अगर आप उत्तर में नहीं उतारे तो ये ज्ञान का अभाव मान लिया जाता है। ज्ञान चाहे तथ्य का हो चाहे कंसेप्ट का, अभाव तो अभाव। कहते हैं कि दाल अगर बहुत ज्यादा पका लीजिए, चावल मत पकाइए, तो दाल ज्यादा पकाने के कारण वो दाल चावल नहीं हुई, दाल ही रही। इसी तरीके से कंसेप्ट और फैक्ट, बहुत फैक्ट लिख देने से अंक नहीं मिलते। फैक्ट हमेशा फैक्ट रहे, कंसेप्ट हमेशा कंसेप्ट रहे, हमेशा कोऑर्डिनेशन। तो भाग 3 जो आपने पढ़ा, अब तक जो पढ़ा और आगे जो पढ़ रहे हैं, आपका कंसेप्ट को बिल्ड करना, उसके बाद मूल अधिकार। तो आप ऐसे पढ़ते जाइए ना, उसमें तो जो भी मैंने क्या बोला शुरू में भी आपको पढ़ाते समय बोला, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और विधि का ज्ञान जो होता है विधिवत किया जाता है। विधिवत इट मीन जैसे कहा गया है सिस्टम में, आप कुछ अपना बहुत मत लगाए। अगर मैं पृथकता का सिद्धांत बताऊं, आच्छादन का सिद्धांत बताऊं, या मैं शक्तियों के बंटवारे की बात करूं, तो जैसे चीजें हैं उसको उसी भाषा में उसी रूप में समझ।
यहां पर आपको बहुत गुंजाइश है अपना दिमाग कम लगाने का। यहां ज्यादा गुंजाइश है संविधान में लगे हुए दिमाग को समझना। अपना कम लगाइए, जरूरत नहीं है आपको। अगर आरबीआई ने रेपो दर घटा दिया तो जाहिर सी बात है उसका ब्याज दर गिरना है। अब अर्थशास्त्र में इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। रेपो अगर 4.4 है तो आप घर के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेने जाएंगे तो हम बैंक दर गिरा होगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा। ये नियम है। अगर हमें राजकोषीय घाटा होगा तो बजटीय घाटा होना ही होना, ये नियम है। इसमें अब ज्यादा दिमाग लगाइए मत। ठीक है, फिजिकल डिफिशिएट किया, बजटरी डिफिशिएशन होना ही, घाटा होना ही। इसलिए कहते हैं हम 3.7 3 पॉइंट आजकल 7-8 बता रहे हैं, 3.3 था फिजिकल डिफिशिएट। फिजिकल डिफिशिएट जैसे बढ़ा, बजटरी घाटा बढ़े। बजट आप 32 लाख करोड़ का पेश कर दिए, प्राप्ति कितनी हो रही है, कोष में कितना आ रहा है। तो जहां पर सिद्धांत नियम की बात, तो संविधान एक सिद्धांत भी है, संविधान एक नियम भी है, संविधान एक विधि भी है, संविधान एक विधि भी है। इसके अंदर सारा, अभी मैं आर्टिकल 13 को जब खोलूंगा, 13(3) खोलूंगा तो आपको बताऊंगा सारा चीज। और बहुत ही इसको आज कंक्लूड ढंग से समझ लीजिए। 12 कल समझ लिए बहुत विस्तार से, 13 आज समझ लीजिए। आप समझ लीजिए कि मूल अधिकार 50% पढ़ लिए, बाकी तो रटना है राजू। और उसके जो शब्दावली है उसकी मीनिंग को समझना, बस जाओ लिखो मुख्य परीक्षा, प्री परीक्षा दो। कभी मतलब मेरी शिकायत है विद्यार्थियों से कि उन्होंने कभी पढ़ने का जो एक परंपरा होती है सही की, उसको इस्तेमाल ही नहीं। कभी वो पेज जो है चाकू से खोलने लगे, कभी पेन से ही घुसेड़ के खोलने लगे, कभी ऐसे थोड़ी होता है यार, पेज का से आओ खोलो छुट्टी। ठीक, आज हम जैसे कल बताए थे कि 12 के बाद चलेंगे तो जाहिर है 13। कल आपने जाना राज्य, जिससे संघर्ष करके मूल अधिकार। आज जानेंगे विधि। क्यों? अगर अध्यादेश एक विधि है, विधि एक विधि है ना, आदेश एक विधि है, नियम परिनियम एक विधि है। विधि क्या है बताए तो? निर्माण करने और शक्ति लागू करने में जिसके पास प्राधिकार है। और विधियां क्या है आज पता चल जाएंगी। और इन विधियों को बनाते समय, लागू करते समय, अगर 14 से लेकर के 6 मूल अधिकार जो समता से लेकर के लिखा हुआ है संस्कृति और शिक्षा तक, 30 तक चले जाइए, कहीं पर उल्लंघन हुआ, इन विधियों ने उसका अतिक्रमण किया तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे प्रारंभिकी अधिकार के तहत, और 13 में विधि की व्याख्या मिल रही है, 32 में जैसे हम जुडिशियल रिव्यू पावर कहां है सुप्रीम कोर्ट को, 32 226 में उच्च न्यायालय वही पावर। ठीक, अब वो 13 में जाके देखेगा कि विधि क्या है, करे क्या हुक्म, देखेगा ना जाके वहां पे कि भैया विधि क्या है और तुम क्या बना के दे दी पब्लिक को, क्यों परेशानी खड़ी कर दी। तो फिर क्या करेगा, काटछांट करेगा, शून्य करेगा, हटाएगा, खत्म करेगा। तो आर्टिकल 13 पहला वो शब्द लिखिए जो एग्जाम में लिखिए, फट से लिखिए। ठीक है, लिखिए, लिखिए अनुच्छेद 13 संविधान के भाग 3,
के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है, एक ऐसी भूमिका के लिए जानी जाती है जिसका सरोकार विधि से, जिसका सरोकार विधि से। ठीक ठीक है, लिखो विधि क्या है, लिखो फट से, विधि क्या है? अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिए, यही के लिए बता रहे हैं, हर जगह का विधि मत समझ लीजिएगा, किसी आईपीसी आईपीसी हर जगह पर। अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिए विधि शब्द के अंतर्गत, विधि शब्द के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, लिख लीजिए कमा लगा, कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, ऐसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, जैसे मैंने बताया था विधि के भीतर विधि बनती है, नियम, रूल, कहते हैं रूल रेगुलेशन, नियमावली सुने हैं कि नहीं? अधिसूचना, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं जो परंपरा से चली आ रही हैं, जिसको हमने, आपने देखे होंगे जब विकसित संविधान बता रहे थे आपको, तो हमारे देश में तो निर्मित संविधान है, लेकिन रूढ़ियां और प्रथाएं क्या हैं? कहीं ना कहीं हमें विकसित संविधान का भी चेहरा दिखाती है, रूढ़ियां और प्रथाएं शामिल हैं। इस अनुच्छेद के अंदर या इस अनुच्छेद में, ऐसा विधि शब्द को विस्तृत अर्थ दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार लाइन बदल लीजिए। नंबर 1, लिखिए, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, ठीक है, सदन द्वारा बनाए गए अधिनियम, नियम, संसद लिख लीजिए, जिसमें कानून का बल, फोर्स ऑफ लॉ बोलते हैं, लॉ हमेशा बच्चा फोर्स होता है उसका, वो रहेगा फोर्स, जैसे हेलमेट का कानून है वो फोर्स है, नहीं पहनेंगे फोर्स लागू हो जाएगा। लेकिन फोर्स ऑफ लॉ, जिनमें फोर्स ऑफ लॉ का रूप होता है, मतलब कानून का बल जिसमें होता है, ठीक, वह विधि यदि भाग 3 के भीतर के मूल अधिकार को, यदि भाग 3 के भीतर के मूल अधिकार को अतिक्रमण करती है तो न्यायालय जाया जा सकता। रूढ़ियां और प्रथाएं, एक लाइन इसकी भी चर्चा करें। रूढ़ियां और प्रथाएं मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती। नोट करके लिख लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी।
नोट करके लिख लीजिए। अब चूंकि हम बोल दिए हैं, अब आप वहां जकर मकर करेंगे, इंटरव्यू में पूछ लिए, फंस जाएंगे, नोट करके लिख लीजिए। मुस्लिम या हिंदू या फिर क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू या फिर क्रिश्चियन या कोई अन्य समुदाय की वैयक्तिक विधि, पर्सनल, जैसे पर्सनल कोड, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह वगैरह, वैयक्तिक विधि जो असंहिताबद्ध है, संहिताबद्ध नहीं है, असंहिताबद्ध है, वह विधि के अंतर्गत नहीं आती, वह विधि के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, यानी कि जो मूल अधिकार है ना, वो वैयक्तिक विधियों को नष्ट नहीं करता। ये कहिए, मूल अधिकार वैयक्तिक विधियों को नष्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह है, उनको कोई नष्ट नहीं करता, है ना। बहुत असंगत हो जाए, बहुत दिक्कतें आ जाए, जैसे कहते हैं हम लोग उसके लिए बोलते हैं ना कि सिविल कोड के लिए, तो वो एक मतलब चुनौती है हमारे देश के लिए, समान सिविल संहिता जिसको। फिलहाल मैं अब आता हूं कि लिखिए, एक हेडिंग बनाइए, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से मेल ना खाए, मूल अधिकारों से असंगत विधियों पर कदम लिख सकते हैं, या मूल अधिकारों के असंगत पर उठाए गए कदम, ऐसे। नीचे आइए, अनुच्छेद 13(1) कहता है, या अनुच्छेद 13(1) के अनुसार 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले देश में कोई भी विधि रही हो, विधि जान गए हैं आप, है ना, कोई भी विधि रही हो जो संविधान में निहित मूल अधिकार से असंगत है, तो उसे उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा। शून्य है वो, चाहे जहां चाहे जब बनी हो, चाहे 1935 का अधिनियम हो, चाहे 1909 का हो, चार्टर रहे हो, कोई भी हो, जनरल कर्नल जितने आए साहब जो भी कहें, अगर वो मूल अधिकार से असंगत है, उतना हिस्सा शून्य, मतलब खत्म। लाइन बदल दे, अनुच्छेद 13(2) के अनुसार, जैसे 13(1) के अनुसार, वैसे 13(2) के अनुसार क्लियर कर लीजिए सारी चीज, कहीं झंझटी में मत फंसिए, दिमाग में छाप के जाइए और अपने चिंतन के साथ उसको कॉपी में छापिए। छपने छपाने का खेल है राजू, यहाँ हमसे छपवा लीजिए, वहां आप छाप दीजिए, आप छापिए मत, आप छोप दीजिए। आपने गांव में देखे होंगे जो कंडी बनाते हैं ना, तो कंडी का ऐसे पूरा वो बनाते हैं, फिर जब पूरा जोड़ लेते हैं तो उस पर गोबर से पूरी लिपाई कर देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं, तो बारिश वारिश को सब सुरक्षित रहती है। तो आप अपने ज्ञान को छोप दीजिए, ज्ञान, अब ज्ञान पे यहाँ वहां फेंके रहेंगे, तो यहाँ वहां हो जाता है 3 का 5। लिखिए 13(2) के अनुसार, 13(2) के अनुसार लिख लीजिए बेटा, लिखो। 13(2) के अनुसार यह उपबंधित है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, पहले था बाद, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। राज्य समझ गए हैं, बारह में जो लिखा है सब,
जो भाग 3 में दिए मूल अधिकार को छीनता हो, छीनती हो, ऐसा कोई कानून, कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य बनाता ना, तो उसको छीनती हो या कम करती हो। यदि ऐसा हुआ, चेतावनी दे दीजिए, यदि ऐसा हुआ तो उस मात्रा तक उसे शून्य माना घोषित किया जा सकता है। न्यायालय में जाएगा, शून्य कर देगा, ठीक है ना, शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक हो गया। लिखें, उपखंड 3 के अनुसार, लाइन फिर बदलिए, उपखंड 3, एक हो गया, 2 हो गया, 3 के अनुसार इसके अंतर्गत भारत में विधि का बल रखने वाला, फोर्स रखने, जो भी विधि का फोर्स रखता है, जो अभी लिखे हैं, अध्यादेश, आदेश, फिर से लिख लीजिए, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथाएं, कस्टम्स एंड, क्या बोलेंगे प्रथाओं को, यूजेस, है ना, कस्टम्स वगैरह जो होते हैं, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि आती हैं, आती हैं, आदि शब्द के बजाय लिख दीजिए आती हैं, आदि कंपेयर करने की बहुत, हालांकि 4 में जाएंगे तो बहुत विवाद है, तो वो जो भी है आती है, ठीक है। पहले में क्या पता चला, 26 जनवरी 50 से पहले जो कानून है, अगर संविधान के मूलाधिकार से असंगत है तो 0/7। दूसरे में 13(2) में पता चला कि अगर उसके बाद राज्य ने कोई गुस्ताखी किया तो वो भी 0/7। तीसरा बताया क्या कि जो फोर्स रखते हैं वो 3 में कौन है वो बताया। 3 क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब लिख लीजिए 4, एक और बता रहे हैं आपको, लिखिए, लिखिए, अनुच्छेद 13 में एक नया उपखंड 4 जोड़ा गया। लिखें, 24वें संविधान संशोधन, याद आ जाएगा, अभी बता रहा, यही तो फायदा होता है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा किसके निर्णय पर गड़बड़ हुआ था, लिख लीजिए, गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय, गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया था। लिखें, अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन, एक बात, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन, एक बात, अनुच्छेद 13 में बताई गई विधि शब्द, ठीक है, बताई गई विधि शब्द के अंतर्गत वह विधि नहीं है, यही तो बोला था। कौन? 368 का संशोधन विधि नहीं है। यह कैसे? पहले बताया गया विधि है, बाद में संसद ने क्या किया, 24वें संविधान संशोधन में एक उपखंड 4 जोड़ दिया, तो 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) हो गया। इसमें ये जोड़ दिया कि संविधान संशोधन विधि में नहीं आएगा, जो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है।
ठीक है। और मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती, याद करिए 73 का मसला। केशवानंद भारती में क्या किया था उसने, न्यायालय ने इसे एक प्रकार से विधिमान घोषित कर दिया था। ठीक है भैया, 368 तुम्हारा नहीं है विधि, लेकिन ध्यान रखना मूल ढांचा पर मत करना, यही लिखा है। तो 13(4) में भी यही लिखना है, आगे वाला कहानी बताए, इसलिए उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, वो तो समझाने के लिए उसको लाना, ठीक है ना। तो 13(4) में ये कर दिया गया। और लिखना होते एक लाइन लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय ने, चलो लिख लो यार नहीं तो अधूरा लगेगा। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में इस संशोधन को विधिमान्य घोषित कर दिया था, परंतु यह कहा था कि यह असीमित नहीं है और संविधान के ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब ढांचा क्या है वही बताएंगे, कौन, न्यायालय। आपको 13(1), 13(2), 13(4) विधि ये सब पता चले। जनरली लोग जब 12 बताते हैं तो जितना मैं बताया उतना नहीं बताया। आप किसी लेक्चर को सुन लीजिए, किसी भी नोट्स को पढ़ लीजिए, जनरली ऐसा बहुत विस्तृत जिक्र नहीं करता। मैं ये माइलेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे देहरादून में, वो भी जानते होंगे कि हमने उनको संविधान पढ़ाया है, लेकिन अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं विस्तार से, ऐसा हम नहीं बताते। अगर हम इतना विस्तार, दो एक स्टूडेंट को एक्सेप्शनली मैं बोले हाँ इस बात को बोल रहा हूँ, अगर मैं इतना विस्तार बता दूं ये लोग कोचिंग छोड़ के चले जाए। कभी कभी हम ज्यादा इसलिए नहीं बताते कि विद्यार्थी जला न जाए, ये प्रोफेशनल हमारी मजबूरी होती है कि अगर इसको हम बड़ी गहरी बात, बड़े मुख्य परीक्षा के हिसाब से बड़े बेहतरीन बात बता दिया तो ये चला जाएगा, छोड़ दो। और जितना हम हमारे विद्यार्थी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जितना हमने उनको पढ़ाया है उसका आधा से भी कम दूसरे सिविल सर्विसेज के लोग पढ़ाते हैं। लिखा देंगे 12 में लिखा है, 13 में लिखा है, 14 में लिखा है, 15 में लिखा है। सीरियल से बेयर एक्ट जो सेंट्रल लॉ एजेंसी की आती है या वाणी प्रकाशन वगैरह किताबें आती है, उसी का सीरियल लिखवा कर छुट्टी कर देते हैं। हम ये विस्तृत क्यों बता रहे हैं मालूम है? क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद के, बनारस के, आजमगढ़, मिर्जापुर मेंस देने वाले, 2-3 बार मेंस देने वाले विद्यार्थी जुड़े हुए। मुझे ये बात का कॉन्फिडेंस है कि अब मेरी विस्तार पूर्वक बात जहां अंक उठाने की मदद करती है, मैं देने का उनकी वजह से मैं प्रेरित हूं। क्योंकि अगर अब किसी को कम समझ में आता है, किसी स्टूडेंट को क्लास छोड़ के जाता है तो चला जाए, क्योंकि जो परीक्षा पूरी पास करने की पद्धति है, अब उससे हम समझौता नहीं। फिर भी हम रिजल्ट बहुत लेते थे, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ आदित्य मुंबई जब वो सिलेक्ट हुई सिविल सर्विसेज में, तो हम लोग उस दौर में स्टूडेंट को समझ करके, अब कई स्टूडेंट होते हैं रियली बता रहे हैं, अभी हम इतना विस्तार बता दें कहीं फोन पर चले जाए, उनको आइडिया ही नहीं है। और जो अभी देखिए एक विद्यार्थी है विवेक सिंह, उनका इंटरव्यू होना है अभी, कोरोना के कारण नहीं। वो मुझे क्लास से जुड़ने के लिए कह रहे थे, फिर लेखन के लिए कहे, लेखन से जुड़ गए हैं, लेख को भेज रहे हैं। बताइए जो आईएएस का इंटरव्यू दे रहा है, तीसरी बार उनका इंटरव्यू है, वो कहते सर हमारा जो अंक है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, 1-2 नंबर भी अगर विषय में बढ़ जाए हर पेपर में, मैं सब आगे निकल जाए। अब 1-2 नंबर में कहाँ कमी है वो तो पढ़ने से पता चलता। मेरा कहने का तात्पर्य, अब ऐसे विद्यार्थी क्लास में तो मैं 12 में 14 में लिखा यही पढ़ाऊंगा। हमेशा अच्छा टीचर को अच्छा विद्यार्थी मिलता है तो अच्छा टीचर।
ये बात मैं कंप्लीटली जानता हूँ। तो सामने मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बैठे जिनको हमारे देहरादून के जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो नहीं जानते। अब उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये कंपटीशन से आप रोज हाथ धो। तो ताकत तो है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करें या ना करें, अध्यादेश जारी करने की शक्ति रहती है हमेशा, जब जरूरत पड़ती है तो बाहर आती है। नॉलेज है, ज्ञान है, जब उसकी जरूरत पड़ी तो बाहर आए। अब आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसको लिखिए, पढ़िए, और लिखने से पता ही मत करिए, क्योंकि लिखते हैं तभी कमी पता चलती है, पढ़ने से कभी कमी पता। ये मेरी चेतावनी भी है आप लोगों के लिए, और सूचना के साथ चेतना भी। अब आगे लिखिए, लाइन बदल दीजिए। अब क्या समझे आप इससे, इस कहानी से क्या समझे, एक लाइन में लिख लो, कहानी समझ में आ जाए। अनुच्छेद 13 अब यह स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है, लिखो इस लाइन को, हमेशा मुख्य परीक्षा में कहीं भी लिख दो। अनुच्छेद 13 अब यह स्पष्ट कर देता है कि यह मूल अधिकारों का स्तंभ है। इतना सब जानने के बाद क्या पता चला आपको, कि यह मूल अधिकार का स्तंभ है। अब इसके लिए किसी किताब नहीं, अनुभव से इसको सीखा जा सकता। आप कुछ बताएंगे ना कि इतना पढ़ के क्या जाने, स्तंभ है। यह न्यायालय को वह शक्ति देता है, अनुच्छेद 13 न्यायालय को वह शक्ति, बार बार मत लिखो, एक बार 13 लिख चुके हो, वह शक्ति देता है जिनके आधार पर वह असंगत बिंदुओं को अवैध घोषित करता है, जिसके आधार पर वह असंगत बिंदुओं को अवैध घोषित करता है। यही बात बड़ी मार्के की बात बता रहे, जो प्री परीक्षा में भी कहा, मुख्य में बात आई है, प्री का एकदम जो सब गलत करें आप सही करके आइए। यही बात उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता, यहीं से प्रहरी कहलाता है। अगर आ जाए कि मूल अधिकार का उच्चतम न्यायालय प्रहरी है, अनुच्छेद में लिख दे ABCD, एनीबडी कैन डांस, तो 13 पे नाच लीजिएगा, ठीक हो जाएगा उत्तर। लिख देगा 32, लिख देगा 13, लिख देगा 226, और कुछ लिख दे, 12 लिख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 13, यही बात उसको प्रहरी बना, लिख लीजिए। न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ठीक है। और यह शक्ति बहुत विस्तृत, इस प्रकार अनुच्छेद 13 का मुख्य लक्ष्य, इसको बाइंड अप कर दे रहे हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 13 का मुख्य लक्ष्य संविधान की सर्वोच्चता, मुख्यतः मूल अधिकारों के बारे में, मुख्यतः मूल अधिकारों के बारे में सुरक्षा निहित, सुरक्षा निहित। ठीक है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में ये बता दिया। अब एक दो बिंदु लिख लीजिए इससे जुड़े, जो कभी प्री में आएंगे, मेन में आएंगे, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में। एक लिखे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी, बोलते हैं सोवरेबिलिटी, सोवरेबिलिटी बोलते हैं ना, SABERAPI BILITI ऐसा TY,
ठीक, इसका मतलब होता है पृथक्करणीय का सिद्धांत। अब पृथक्करणीय जो ये वाला सिद्धांत है, इसका तेरा से क्या लेना देना है? एक लाइन जरा लिख लीजिए। जब कोई भी अधिनियम, जब कोई भी, या ऐसा लिखे, जब किसी भी अधिनियम का कोई भाग, ये लाइन ठीक है, जब किसी भी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, तब सवाल यह खड़ा होता है कि पूरे अधिनियम को ही शून्य किया जाए या केवल उस भाग को जो असंगत है, पूरे अधिनियम को 0 कर दें या उस भाग को जो असंगत है। ऐसे इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये लाइन गौर करिएगा, मजबूत लाइन, इसी बात को गौर करते हुए इस मामले से निपटने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत का प्रतिपादन संविधान का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रतिपादित किया। लाइन बदलें, सिद्धांततः, यानी सिद्धांत के अनुसार, शब्द बचाना हो, तरीका बता रहे हैं। जैसे कहें इस सिद्धांत के अनुसार, अब आगे अगर हम लिखवाएं इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, 4 शब्द हुए कि नहीं? सिद्धांततः लपेट दिया, सिद्धांततः, सिद्धांत के अंदर जो है वो सिद्धांततः लिखा, और अब अपनी बात कह दीजिए। यहां 3 शब्द आपने बचा, सिद्धांततः, सिद्धांततः कह के 3 बात आपने बचा ली, 3 शब्द। इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांततः, ये लिखने की खूबसूरती है। कहीं यद्यपि, कहीं तथापि, यद्यपि आया है तो तथापि लाइए, ताकत। अच्छा सेंटेंस। तो क्या लिखे आप? इस सिद्धांत के अनुसार, बजाय लाइन बदल के सिद्धांततः किसी अधिनियम का अवैध भाग, किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय, ठीक है ना? क्या लिखा? सिद्धांततः किसी अधिनियम का वह भाग, अवैध भाग, जो 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 एक मिनट, ये लाइट का प्रॉब्लम है, मैं लाइट थोड़ा बंद, चलो जला देता हूं। अभी थोड़ा आई थी, आई जाई लग रही है ना? तो जरा इसको क्लियर कर देते हैं आपको कि लिख लीजिए, सिद्धांततः किसी अधिनियम का अवैध भाग, ठीक, उसके शेष भाग से, यही लिखा है। मैं सब लिखाता हूं अपने से, तो मैं भूल जाता हूं क्या लिखा है, तो बनाना पड़ता है। जैसे मैं आपको कोई चीज लिखाता हूं तो वो रिपीट इसलिए नहीं हो पाता है कि दिमाग में फिर नहीं आता है मैं क्या बोलूं। एक बार में निकल गया तो फिर वो बदल जाएगा बोलने में। तो कुछ इस लिख लीजिए, उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय
या अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है। मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे में जो असंगत है वही अवैध घोषित, न कि पूरा अधिनियम। तो इसको बोलते हैं पृथक्करणीय का सिद्धांत। असंगत बिंदुओं को हटाइए, अधिनियम को जिंदा रखिए, आपका मूल अधिकार सुरक्षित, उनका बचा हुआ अधिनियम सुरक्षित, उसमें से अवैध को पृथक करो। ठीक, क्लियर हो गया। लिखिएगा पूरा अधिनियम, छोटा सा और बना लीजिए, ठीक है ना। पूरा अधिनियम में पूरा अधिनियम प्रयुक्त विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जो आर्टिकल 13 में विधि है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि विधि वो हो जो मूल अधिकार के अतिक्रमण न करे। तो ये अधिनियम पूरी विधि नहीं मानी जाएगी, फिर ये पृथक्करण के बाद की विधि में लिख लीजिएगा। तो एक बात आप क्लियर हो गई, पृथक्करण का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई ऐसे नहीं है कि अधिनियम आप ले आए और अधिनियम में कुछ गड़बड़ी, पूरे अधिनियम रिजेक्ट कर दिया। आपका कुछ मूल उद्देश्य अगर उसमें से पूरा होता है तो आप पूरा कर लीजिए, जो अवैध है, मूल अधिकार को जो नुकसान पहुंचाता है, हम उसको हटा दें। ये बच्चा बात हो गई पृथक्करणीय सिद्धांत को लेकर के। अब हम आएंगे आच्छादन का सिद्धांत, एक छोटा सा और बनाएंगे। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, ECLIPSE, आच्छादन। आच्छादन समझते हैं, जैसे बादल छा जाए, आच्छादन, छा जाना। जैसे मूल अधिकार पे कोई चीज छा जाए, मूल अधिकार तो गए। लिखिए, लिखेंगे समझ में आएगा। आच्छादन का सिद्धांत देखिए, 4 हमने बताए, पर इसको समझ लीजिए। आर्टिकल 13, 13, 13, 13। इस आच्छादन को जो सिद्धांत है ना, देखिए कमाल की बात देखिएगा, उसमें क्या कहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई कानून बनता है, कोई अधिनियम बनाया है और वह मूल अधिकार से असंगत है, तो अगर अधिनियम ही असंगत है तो उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अधिनियम के कुछ हिस्से असंगत है तो उसको खत्म करेंगे। इसको बोलते हैं हम पृथक्करण का सिद्धांत। इसका संबंध किस आर्टिकल से होगा? किस आर्टिकल से? 13(2) से। इट इज क्लियर। अब एग्जाम में आ गया कि पृथक्करण का सिद्धांत का संबंध किससे? 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). तो आप 13(2) करके आइए, सही। अब लिख दिया 13(1), 13(2), 13(3). आपको कहेंगे 13 में सब सिविल सर्विसेज इतना मौका नहीं दे। पीसीएस में तो एक बार मैं समझ सकता हूँ, केवल 13 लिख के छोड़ दे, 12 लिख दे, 13 लिख दे, 32 लिख दे, 34 लिख दे, ऐसा भी कर सकता है पीसीएस। आईएएस ऐसा नहीं करेगा। आईएएस तो बाल की खाल निकालता है, वो 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) ही लिखे और कहेगा पृथक्करण का सिद्धांत का संबंध है या इसका प्रतिपादक है। माना एक आधा लाइन का सवाल, इस पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादक है ए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या कुछ और लिख देगा चीजें, विकल्प। यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो मैं बताया पृथक्करण का सिद्धांत, जिसको जोड़ दीजिएगा 13 से। अभी जो आच्छादन का सिद्धांत बता रहा हूं, इसको जोड़ना है 13(1) से। तो आच्छादन का सिद्धांत किससे जुड़ गया? 13(1) से। अब आएगा आच्छादन के सिद्धांत का संबंध है। सिविल सर्विसेज में अगर आधा क्वेश्चन आएगा ना, आधा लाइन का, जो आता नहीं जनरली, आधा तो गहरा रहेगा। वो तालाब की तरफ खोदता नहीं है, कभी कभी, कभी कभी वो ड्रिल करता है, बोरिंग करता है। 250 फीट ले जाएगा लेकिन 6 इंच के।
तो ये 6 इंच है। क्वेश्चन हो गया इतना, फैलाया नहीं बहुत तालाब की, लेकिन गहराई क्या 13 1 13 2 13 3 13, कंफ्यूज हो जाता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स जो होता है ये 13 1 से संबंध रखता है। कैसे रखता है, लिख लीजिए एक लाइन, यह सिद्धांत अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 से संबंध रखता है, पर आधारित है कह सकते हैं। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार संविधान बनने से पहले जो विधियां बनी है, यही तो बताया 13 1 में 26 जनवरी 1950 से पहले, और 13 2 में बताया 26 जनवरी 1950 के बाद। तो लिखिए कि पहले यानी कि पूर्व विधियां, संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां, ठीक, उस मात्रा तक अवैध होंगी। वहां भी वही बात है, पूरी विधि नहीं होगी जहां तक वे मूल अधिकार से असंगत। ठीक है, अब क्या है, वो जो विधियां हैं पहले वाली ना, ये तो बाद में बनेगी। देखिए 13 2 में उच्चार, अपना भी दिमाग लगाया करो यार। जब 26 जनवरी 50 को संविधान लागू, अब जो हमारी संसद है, अब वो कानून बनाएगी, तो उसको नहीं मालूम है, हल्ला होने लगता है ना, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। मीडिया में देखिए हल्ला, जब अगड़ों को आरक्षण दिया गया 2019 जनवरी में, तो ये कहा जाता था ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, ठीक, क्योंकि 1992 के केस में जाके देखेंगे तो वहां पे 50% आरक्षण की सीमा तय की गई थी, 10% अधिक में 60%, और साफ साफ उसमें लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस ध्यान में रख करके लोगों के ये विचार आते थे साहब। तो सरकार ने जाके 15 और 16 आर्टिकल में जाइए ना, क्या क्या संशोधन किया, पढ़िए उसको, पढ़ाएंगे फिर क्लियर हो जाएगा। और कहां सुप्रीम कोर्ट में तो आरक्षण लागू, कहां गड़बड़ है। तो सरकारें भी जब संविधान में सब चीज लिखा है तो वो गलती नहीं करेंगे कि हम बनाए और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अवैध हो। लेकिन जो संविधान लागू होने से पहले बना था, वो तो पहले बना था, तो वो तो संविधान था ही नहीं हमारा। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है आच्छादित होने की मूल अधिकार पे ज्यादा होगी। तो इंटरव्यू में कभी सवाल पूछे या मुख्य परीक्षा में कभी लिखे, तो लिखिए कि 26 जनवरी 1950 के बाद लागू 50 के बाद बने हुए अधिनियम, नियम, अध्यादेश या किसी तरीके की विधि के उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन की संभावनाएं उस मात्रा में नहीं हो सकती हैं जिस मात्रा में 26 जनवरी 1950 के पहले बने हुए नियम अधिनियम की हो सकती है। यानी आर्टिकल 13(1) जितना आच्छादित हो सकता है, आर्टिकल 13(2) के भीतर उतना पृथक्करण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जैसे पढ़ाते हैं, देखो इस समय पंखा नहीं चल, कोई चीज नहीं चल, लाइट किसी तरह जलाए भी फिर लाइट चलेगी, किसी तरह इन्वर्टर पे गुजारा चले, ठीक। अब हम टाई कोट लगाए, हमको देख सकते हैं, पसीना नहीं, कुछ नहीं। तो एक प्रकार से जो यहाँ का मौसम है वो आच्छादित है, क्या ठंडा ठंडा कूल कूल, गर्मी पर ठंडी आच्छादित। यह आच्छादन असंगत नहीं है, इसलिए कोर्ट के साथ इस 5 जून में आज पर्यावरण दिवस भी है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। मेरा एक आर्टिकल पड़ा है फेसबुक में, उसको पढ़ लीजिएगा, पानी और पर्यावरण के साथ खिलवाड़, अब खिलवाड़ नहीं, उसको पढ़िएगा। मैं अभी टाइम पाऊंगा तो व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। तो आप जरा समझिए कि ये असंगत नहीं है। 5 जून हो और आप ऐसे वस्त्र धारण किए हो जो गर्मी लगते हो उसमें, लेकिन चूंकि मौसम ऐसा आच्छादित हुआ है कि यह चीज संगत हो गई, आप क्लियर हो गए। तो 13(1) आच्छादित करेगा क्योंकि वो पहले से बना है, मूल अधिकार को हो सकता अपनी गिरफ्त में,
लेकिन 13/2 यानी कि जो 26 जनवरी 50 के बाद इसकी संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि मूल अधिकार में क्या लिखा, हमको क्या। और अगर आपने फिर भी कोशिश किया तो आप शादी छोड़िएगा, सीधे असंगत। तो 13/1 आप शादी, 13/2 आगे बढ़ जाओ, एक लाइन लिखो, अवैध घोषित असंगत। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती। गौर करना, इस प्रकार की विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण, अधिकारों के लागू हो जाने के कारण, ऐसा करना, वे मृतप्राय हो जाते। अधिकारों के लागू हो जाने, प्रवर्तित हो जाने के कारण मृतप्राय हो जाते, यानी कि मूल अधिकार जब हम लागू कर दिए तब ये विधियां मृतप्राय हुई, पहले से नहीं थी। यह सजीव भी हो सकती है, उदाहरण मैं दूंगा इसका। तो ये पहले से मृतप्राय नहीं, आपने लिख दिया कि जो इसके पहले नियम अधिनियम बने होंगे वह हमारी नजर में शून्य माने जाएंगे, लेकिन जब आपने मूल अधिकार लागू किया और वो चीज आच्छादित करेगी, तब क्या करेंगे, तब मृतप्राय होंगी जब वो मूल अधिकार प्रवर्तित करेंगे, बल्कि अधिकार प्रवर्तित करेंगे। आप यहाँ पर एक संशोधन कर लीजिए, मूल अधिकार प्रवर्तित वजह सिर्फ अधिकार लिखिए, तो उसको उल्टा हम बता दे रहे हैं। जब अधिकार प्रवर्तित करेंगे यानी कि जो पहले की विधियां हैं जब उसको लागू करेंगे तब वो मृत, नहीं लागू करेंगे तो सजीव जिंदा पड़ी रहेगी, ये कहने का इसमें आशय है। अब उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए, एक हेडिंग छोटी सी लिख लीजिए, क्या ऐसी विधियां पुनः लागू हो सकती हैं, प्रवर्तित हो सकती हैं जो पहले से। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, लिखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में, लिखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 1 में भी संशोधन किया गया, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, अनुच्छेद 19(1) लिखिएगा, 19(1) में भी संशोधन किया गया। और राज्य को किसी व्यापार में, लाइन को नोट करते रहिए, राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार, मोनोपोली सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई। व्यापार वगैरह का है, आप पढ़िएगा, उसमें स्वतंत्रता वाले अधिकार में सृजित की गई। लिखें, संविधान लागू होने से पहले, लिखिए, संविधान लागू होने से पहले 1947 में एक मोटरयान अधिनियम आया था, तब तो संविधान लागू नहीं था, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, यह अधिनियम राज्य को मोटर व्यापार को अधिग्रहित करने की शक्ति प्रदान करता था, अधिग्रहित करने की शक्ति प्रदान करता था। तब यह विधि सही थी, परंतु संविधान लागू होने पर यह शून्य हो गई, क्योंकि ऐसा मौका नहीं है, शून्य हो गई। ठीक है, शून्य हो गई। ठीक, जब संविधान लागू हुआ तो ये 47 में तो विधिमान में थी, बाद में शून्य हो गई। तो जो मैं बताया, लिखें, संविधान संशोधन के चलते, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने, संविधान संशोधन हुआ और उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित कर दिया, संविधान संशोधन के चलते ने निर्धारित कर दिया, असल में
संशोधित क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया कि संशोधन के परिणाम स्वरूप, बहुत ही सही एग्जाम्पल है, जहां अगर नीड होगी तो रख लीजिए, नहीं इंफॉर्मेशन। संशोधन के परिणाम स्वरूप 1947 का मोटर व्हीकल एक्ट जो मृत हो गया था वो सजीव हो, ठीक है। तो इस तरीके से सजीव हो गए, पहले लिख लीजिए। यह एक एग्जाम्पल है आपको मैंने दिया कि अगर 26 जनवरी 50 से पहले कोई अधिनियम नियम है और वो मूल अधिकार के साथ असंगत है, लेकिन अगर उसमें संशोधन कर दिया हमने संविधान में कहीं पर, तो वो जिंदा हो सकता। एक एग्जाम्पल। अब लिखें त्याग का सिद्धांत, एक हेडिंग बनाइए, त्याग का सिद्धांत। त्याग का मतलब होता है त्याग देना, इसको बोलेंगे वेबर वर्ड था इसके लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। इसको आप क्या करेंगे, अधित्याग वर्ड भी बोल सकते हैं। ऐसा होगा बच्चा कि जैसे आपको हमने मूल अधिकार दिए, जैसे आप हमारी क्लास में हैं और सिविल सर्विसेज PCS आपको देना ही है। अब आप क्लास को छोड़ करके पढ़ाई बंद कर दें, तो हम ऐसा नियम बनाए कि आप क्लास को त्यागना हो त्याग दीजिए, है ना, लेकिन आप ये दोषी नहीं ठहरा सकते कि आप मुलजिम हैं, आप बड़े सहानुभूति के पात्र हैं, आपके साथ बड़ा शोषण हुआ है, आपके साथ बड़ा नैतिक रूप से आपके साथ बड़ा सपोर्ट भावनात्मक होना चाहिए। आप क्लास को त्याग दिए, पहली बात तो देश में, भारत में मूल अधिकार त्याग ही नहीं सकते, नहीं त्याग सकते। आप कहिएगा मूल अधिकार हमको नहीं चाहिए, इसकी कोई जगह नहीं। आप कहिए या ना कहिए, आपको मूल अधिकार मिला हुआ है। आप मूल अधिकार नहीं चाहिए और आप मारे मारे फिरिए कि देखिए साहब हमने तो मूल अधिकार छोड़ दिया, देश का जो संविधान में था, हम तो मतलब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम तो ऐसा है वैसा, ये सब कोई कहानी सुनेगा नहीं। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि मूल अधिकार त्यागने का इंटरप्रिटेशन है ही। आपको मूल अधिकार मिला है, मिला। तो जैसे क्लास में है, अगर आप IS-PCS देते हैं तो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि आप IS-PCS को मतलब कहने का कि त्याग दें। आप अगर क्लास छोड़ देंगे तब भी कहेंगे ये कंप्यूटर है, IS-PCS बन जाएंगे तो IS-PCS, नहीं बने तो कंप्यूटर। और ये कहते हैं कि आप क्लास त्याग ही नहीं सकते क्योंकि ये कोई मैं राज्य तो हूं नहीं, तो उसमें शक्ति दिखाऊंगा, मैं वही हूं पर्सनल जो मैंने बताया आपको। लेकिन फिर भी नैतिकता के नाते अगर आप क्लास छोड़ दें और अपने किसी साथी से कहें यार मैं तो समय नहीं है, मेरे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना है, ढिमका है, मैं तो यार क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो क्या कर लेगा, जिसको बताएंगे भाई तुम IAS बनना चाहते हो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो तुम करोगे क्या फिर, वो क्या कहेगा, बोलेगा देखो यार IAS-PCS बनना है तो भाई पढ़ना पड़ता है, फिर रोने से थोड़ी होगा। आप चाहे DM बनना, आप चाहे SDM बनना, और आप चाहे कि दुकान पर रोते रहे कि साहब हमारे पास समय नहीं, हमने कोचिंग खोला आपको पढ़ाने के लिए और लाइट नहीं है, ये फलाना नहीं है, हम ये करें नहीं है, तो अब भी हम खड़े हैं कि नहीं। भाई ये तो निर्भरता का मामला है, कहीं 19-20 हो जाएगा कभी न कभी। हमारे बच्चे तो पूछिए हम उनसे क्या कहते हैं, जब तक गिरे नहीं है तब तक खड़े रहे। इनसे पूछिए, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं 6:30 बजे सवेरे क्लास जाड़ा गर्मी लेते हैं, सुबह से 6:10 पे मैं रहता हूँ कोचिंग में, और ये 6:35 6:40, और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी कोचिंग है जिसको मे आई कम इन सर में 9 भी आंसर उत्तर होता है। मे आई कम इन सर 9, चलो बाहर, 3 घंटे की क्लास में बाहर।
और कईयों को पता नहीं 17 तक हम एंट्रेंस लेके पढ़ाते थे, हम सब एडमिशन नहीं लेते थे, एंट्रेंस लेते थे। एक इसमें आशीष बैठा होगा, 2017 में एंट्रेंस ही देख पाया था कोचिंग पढ़ने, वो बीच में चला गया था, कुछ प्रॉब्लम थे, फिर से ज्वाइन किया है। इस बार तो एंट्रेंस नहीं लिया उसका, लेकिन एंट्रेंस लेते। हमें ज्यादा बच्चे चाहिए भी नहीं, हमें अच्छे बच्चे चाहिए, इसीलिए हम थोड़ी फीस भी ज्यादा रखते हैं। उसका मूल कारण है थोड़ा उनसे फीस ले लो, अपना काम चल जाए, बट उनके सिलेक्शन की स्थिति को पैदा करो, पढ़े ठीक से। जो लिखता नहीं है मैं उसको विद्यार्थी ही नहीं मानता। पढ़ने वाला क्या विद्यार्थी है? कहाँ पढ़ने का काम है? पढ़ने लिखने का काम। गांव में किसान आदमी भी कहते कहाँ घूम रहे हो बेटा, पढ़ा लिखा करो। पढ़ा लिखा फट से लिखा मार देगा, पढ़ा करो। कुछ पढ़ है नहीं, तो हम लिखने वाला जो नहीं लिखता है हम उसको कंप्यूटर मानते ही। ज्ञान कितना भी हो, ज्यादा बोलता हम चुप रहो यार, यही चीज पढ़ने में लिख दो। ठीक, अब लिखिए क्या है त्याग, लिखें कोई व्यक्ति या नागरिक, व्यक्ति को भी मिला है, नागरिक को मिला है, व्यक्ति को भी मिला है, जैसे 14 व्यक्तियों को भी मिला है, बताऊंगा कहां कहां मिला। कोई व्यक्ति या नागरिक संविधान द्वारा दिया गया मूल अधिकार स्वेच्छा से छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। लिखें उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में, सारा खेल वहीं से है, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यह निर्धारित किया है कि, क्या निर्धारित किया है कि त्याग का सिद्धांत, अधित्याग, अधि का मतलब अधिकार का त्याग, आपका मूल अधिकार है इसलिए अधि शब्द है, अधित्याग अधिकार का त्याग, अधित्याग का सिद्धांत जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, यहां थोड़ी तुलना हो जाए, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने में लागू करता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान को व्याख्या करने में लागू करता है। ऐसी व्याख्या भारत के संविधान पर लागू नहीं होती। इट मीन्स कि इस पर कोई इंटरप्रिटेशन, कोई निर्वचन नहीं, निर्वचन शब्द आता है उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। यानी अर्थात कोई भी मूल अधिकार छोड़कर अपने को दोषी बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, नहीं ले सकता। कोई भी मूल अधिकार छोड़कर स्वयं को दोषी नहीं बना सकता। क्यों भैया, लाइन बदलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, यह केवल आपका हित नहीं है, इसमें हमने बहुत पहले बताया होगा। क्योंकि यह व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि लोक नीति के आधार पर, पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जन साधारण के हित को सुनिश्चित करने के लिए, जन साधारण के हित को सुनिश्चित करने के लिए दिया है गया है। ठीक है, यहां यह भी नहीं कहा जा सकता, लिख लीजिए, यहां यह भी नहीं कहा जा सकता यह अनुच्छेद 14 को का उल्लंघन। 14 में क्या है? समान। लिखें भेदभाव यह अनुच्छेद वर्जित करता है। ठीक है, भेदभाव
एक राज्य, एक ये अनुच्छेद वर्जित करता, सबको समान मानता। अगर आप मूल अधिकार, ये तो है ही नहीं, हिसाब में नहीं। आप ये भी नहीं कर सकते कि राज्य हमको भेदभाव करता है हमारे साथ, हम मूल अधिकार छोड़ दें। इट इज क्लियर? अब आप क्लियर हो गए हैं। अब हम इसमें बच्चा बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है और बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो अनुच्छेद 13 में एक दो जो बिंदुओं की व्याख्या होती रहेगी वो मूल अधिकार पढ़ते समय हम करते रहेंगे। जैसे 368 की हम व्याख्या कर चुके हैं, है ना, विधि की व्याख्या कर ही चुके हैं, सारे आपको अवतार इसके बता ही चुके हैं। सबने जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है थोड़ा मोड़ा उसकी चर्चा रास्ते में हो ही गई है। तो आप 12 और 13 को लेकर के काफी हद तक पुख्ता हो गए हैं। अब आप समझ गए हैं कि 12 क्या है, 13 क्या है। अब कल से आप समझेंगे 14 क्या है। पहला मूल, देखिए 6 मूल अधिकार है ना, 6 तक में 1 2 3 4 5 6, पहले 7 था, बाद में 6 हो गए। 6 मूल अधिकारों को कम ज्यादा समय के हिसाब से इसकी हम चर्चा लिखाएंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। लिखिएगा, संविधान और सामान्य विधि, संविधान और सामान्य विधि को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने, संविधान और सामान्य विधि को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ लकीरें खींची हैं, कथन की चर्चा है। आगे लिखिए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का प्रहरी बनाता है। टिप्पणी कीजिए। एक और लिखिए, टिप्पणी कीजिए। एक और लिखिए कि, एक और लिख लीजिए, मूल अधिकार राज्यों से संघर्ष का परिणाम है। राज्यों से संघर्ष का परिणाम है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए संविधान में निहित राज्य शब्द संदर्भ सहित व्याख्या की। संविधान में निहित राज्य शब्द का संदर्भ निहित सहित व्याख्या की, कॉन्टेक्स्ट भी लाए। जैसे एक उदाहरण हम देते रहते हैं। आज बेटा हम क्लास को यहाँ ओवर कर रहे हैं।